होगा कि कई ऐसे फिनटेक प्लेटफॉर्म हैं जो आपको डिजिटली लोन दे रहे होंगे, उनके ऐप्स होंगे, बहुत ही इजी सिंपल स्टेप्स में आपको तुरंत वो लोन दिलवाने का वादा कर रहे होंगे। और जिसे पैसे की ज़रूरत होती है उसे लगता है उसे जहाँ से ये ज़रूरत पूरी हो जाए उस समय तो कम से कम पूरी हो ही जाए किसी तरह, लेकिन इनके जाल में आप फंस सकते हैं। क्यों डिजिटल ऐप आपके लिए सिरदर्द बन सकता है, इससे आपसे को क्यों दूर रहना है और किन बातों का ख्याल रखना है अगर आप डिजिटल लेंडिंग ऐप के पास जाते भी हैं लोन लेने के लिए, तो इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ने हैं आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अकासा फाइनेंस के डायरेक्टर तानेश गंगनानी। हाय तानेश, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगी कि ये जो इंस्टेंट लोन देने वाले जो ऐप्स हैं इनसे दूरी क्यों रखना चाहिए? क्या सारे ही ऐप्स को हम बोल सकते हैं कि ऐसे हैं जहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है? क्या क्या जोखिम होते हैं, या कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो जेन्युइनली आपको लोन फैसिलिटेट करवाते हैं? आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, मेरा ये मानना है कि लोन ना, पहला तो लोन ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेने वाली चीज है। लोन ऐसा नहीं है कि कुछ आप अपने 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए आप एक लोन ले रहे हैं और ये एक हैबिट बना ली है कि हर महीने 25 तारीख को सैलरी वाले आदमी को एक फिक्स अमाउंट की जरूरत पड़ती है लोन लेने की। अगर वो हैबिट बना ली है आपने, तो अपने ही लिए ही एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का नुकसान कर लिया है। तो इस हैबिट में अगर आप फंसे हैं, तो ये जो फिनटेक एप्स ना 2 तरीके के हैं। एक तो हो गए जो कि जेन्युइन तौर पे कस्टमर्स को एक अच्छा लोन दे रहे हैं जिसमें रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स हैं, रीजनेबल टेन्योर्स हैं, और वो वाले लोन ना एक सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। मे बी पढ़ाई में, मे बी किसी की मेडिकल इमरजेंसी हो गई, मे बी घर में कोई शादी है, ये मैं पर्सनल लोन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, उसके बेसिस में, या फैमिली के अंदर कोई जरूरत आ पड़ी। लेकिन ये जो 10 दिन वाले जो लोन होते हैं ना, ये सिर्फ बता दे कि जरूरत इतनी छोटे से अमाउंट की है कि वो अगली सैलरी से उसका रिपेमेंट पूरा हो जाएगा, और वो सिर्फ एक आदत बिगड़ी हुई है जिसकी फाइनेंसिंग हो रही है। राइट, तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को भी हमें देखना चाहिए कि हमें इनकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है। इनसे जितनी आप दूरी रखेंगे उतना अच्छा है। लेकिन मेरा सवाल अब ये है तानिश कि इनसे दूरी क्यों रखी जाए, क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि ये आपको इजी एक्सेस देते हैं, ये आपके साथ खुलेआम एक तरह से गुंडागर्दी करते हैं। क्योंकि अभी हमने कई सारे रिपोर्ट्स देखे हैं जिसमें सामने आया है कि लोग इनके दबाव में आकर के जो है कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं अब जो उनके जान के लिए खतरा बन जाता है। तो इन पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जा सकता है? आरबीआई बात कर रही है एक रेगुलेटर की भी। मैं उसी पॉइंट कर रहा था। द प्रॉब्लम इज कि हम इसे देख रहे हैं कि फिनटेक एप्स की प्रॉब्लम, ये फिनटेक एप्स की प्रॉब्लम और कस्टमर दोनों की प्रॉब्लम है। आप अगर देखेंगे, जैसे मैंने बताया था कि अगर वो जो बिहेवियर खराब हो गया है ना, जिनकी रिपेमेंट की एक आदत बन गई है, हर महीने के आखिर में मुझे एक लोन चाहिए और 15 दिन का लोन चाहिए, उन कस्टमर्स को वो वाले जो लोन दिए जा रहे हैं, सारी गड़बड़ वहीं पे हो गई है और पूरी इंडस्ट्री फिनटेक की वहां बदनाम हो गई। सच में गड़बड़ करने वाले ना वो सिर्फ वही लोन है जो कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए लोगों को लोन दिए जा रहे हैं। वहां पे कोई पेपर वर्क नहीं होता, कोई क्रेडिट चेक नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस कस्टमर को लोन दे दिया जाता है और इस भरोसे पे दिया जाता है कि जब कस्टमर को लोन लेना होता है वो एंड्रॉइड ऐप में या अपने फोन में जाकर के यस 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 करता रहता है। पता चलता है कि उन्होंने यस यस करने के पीछे वो सारा कस्टमर का डेटा ले लिया, उसके फोन नंबर ले लिए, उसके एसएमएस ले लिए, उसके इमेजेस ले ली, प्राइवेसी आपकी उस दिन उस ऐप में चली गई। अब और बहुत बार उन एप्स के अंदर, जैसा आप बता रही, बिल्कुल सही बता रही, बहुत मिसयूज हुआ है, बहुत एप्स ने मिसयूज किया है। और यहाँ पे जो एनबीएफसी हो जाती है, वो एनबीएफसी सिर्फ बैकएंड में एक फाइनेंसर बन जाती है जिसके लिए लीड लाने और रिकवरी करने का काम उसने किसी को आउटसोर्स कर दिया, वो ये ऐप वाले हैं। और ये जो ऐप वाले हैं, जो ये ऐप जो रन कर रही है कंपनीज, जो टेक कंपनीज है, फाइनेंस कंपनीज तो जो एनबीएफसी से जो फाइनेंसिंग दे रही है वो है, लेकिन जो टेक कंपनी जो कि इसको एक्चुअल में रन कर रही है, फ्रंट एंड है उसका, उन्होंने जो होता है ना पूरे चीज का मेस बना के रख दिया। उन्होंने रिकवरी प्रैक्टिसेस खराब कर ली, उन्होंने सेल्स के अंदर प्रैक्टिसेस खराब कर ली, उन्होंने डेटा मतलब जिसको बोलते हैं क्रिमिनल लेवल पे चोरी किया, और उसके बाद में उस चीजों को एज अ टूल यूज करके हरासमेंट
जिन बोरोवर्स का हुआ, जिनका रिपेमेंट टाइम से आया उनका भी हुआ, जिनका नहीं आया उनका भी हुआ। तो इस लेकिन एक अब तक मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है, जितने भी ऐसी कंपनीज है फिनटेक कंपनी जो कि लॉन्गर टर्म के रीजनेबल साइज के लोन दे रही है, जो कि पर्पसफुल लोन होते हैं, जो आदमी एक्चुअल में जेन्युइन पर्पसफुल लोन ले रहा है, जिसकी टेन्योर कम से कम 10 महीने से ऊपर हो, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 20 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसे टेन्योर के लोन वाले उसमें कैटेगरी में ये गड़बड़ नहीं। ठीक है, ये सारी गड़बड़, इंस्टेंट नूडल की तरह होते हैं कि 2 मिनट के किसी काम, आपको एकदम छोटे से लोन आप ले लेंगे और उन्हें पे डे लोन्स भी कहा जाता है। इस तरह के लोन्स जो हैं यहाँ पर ये जो टेक फर्म्स है बीच में जो आती हैं, वो कहीं ना कहीं जबरन वसूली का पूरा धंधा तो चला रही हैं, ये आप भी मान रहे हैं। अब आरबीआई कह रही है कि एक रेगुलेटर बनाएंगे, आपको लगता है ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है? यहाँ एक रेगुलेटर की कमी जो है, क्योंकि एनबीएफसी जो है वो रेगुलेटर के तहत आ जाते हैं, लेकिन ये जो फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो इसमें मीडिएटर का काम कर रही हैं, उनको कौन रेगुलेट कर रहा है? और आरबीआई कह रही है हम इनके लिए रेगुलेटर बनाएंगे। देखिए, ये रेगुलेटर आरबीआई बहुत डीप लेवल पे प्ले स्टोर के साथ में इंटीग्रेट करके, गूगल सर्चेस के साथ में इंटीग्रेट करके और लोकल बिजनेसेस को भी इसके अंदर ना, इसमें रेगुलेशन केवल फाइनेंस का नहीं, फाइनेंस के साथ में टेक का भी रेगुलेशन, और ना वो टेक वाला रेगुलेशन काफी हद तक आ चुका है। प्ले स्टोर में आजकल जितने भी ये पेडे लोन थे सारे के सारे डीलिस्ट हो गए, और काफी लंबे अरसे से गूगल ने भी अपने सर्च इंजन के अंदर एल्गोरिथम भी सेट कर दिया है कि जिसका 60 डेज से कम का रीपेमेंट है उसको आप सर्च इंजन की में ऊपर नहीं ला सकते, उसके ऊपर आप एडवर्ड्स नहीं चला सकते। तो ये सारे टेक मेजर्स हो चुके हैं, लेकिन इसमें इवेंचुअली रिस्पांसिबिलिटी तो जो फाइनल लेंडर है उसी की है, एनबीएफसी। तो वो एनबीएफसीज ने ऑलरेडी, जब से आरबीआई ने सख्ती दिखाई है, एनबीएफसी भी सख्त हो गई, उन्होंने ऐसे टाइप्स फिनटेक के साथ में करना बंद कर दिया है। लेकिन अब भी जो कर रहे हैं वहां पे टेक साइड पे ही बहुत ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत है, अलॉन्ग विद जो प्लेन वनीला आपके एनबीएफसीज हैं जो कि सिर्फ पार्टनर होते हैं, जिनको अक्सर पता भी नहीं होता कि वो क्या है, वो उसके साथ साथ में टेक को भी रेगुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो एनबीएफसी तो कई हद तक रेगुलेटेड है, जैसा कि तानिश बता रहे हैं। तानिश, ये बताइए, इस तरह की जब ब्लैकमेलिंग होती है तो आप एक कंज्यूमर को क्या कहते हैं, इसकी शिकायत कहाँ की जानी चाहिए? क्योंकि अब एक बहुत ही ग्रे एरिया है, इसमें एक टेक इन्वॉल्व है, इसमें एक फाइनेंस कंपनी इन्वॉल्व है। आप किस रेगुलेटर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, या फिर आप पुलिस के पास जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे, आप क्या करेंगे? आप साइबर फ्रॉड सेल में जाएंगे, कहाँ शिकायत करेंगे? मैं आपको इस पे एक चीज बताना चाहूंगा कि आप है ना, इस क्राइम को लोन के साथ में आप लोन से आप अलग कर दीजिए। क्राइम अलग है और लोन अलग है। उसने जो लोन दिया था उसके साथ, उसके चक्कर में कंज्यूमर कोर्ट वगैरह पे जाएंगे तो वो टाइम, मतलब वो ठीक नहीं है। अगर किसी आदमी के साथ में उसका डेटा गलत तरीके से उठाया गया और मिसयूज हो रहा है तो ये क्राइम है। आप इस क्राइम की शिकायत उसी तरीके से करिए अगर लोन नहीं लिया होता जो आप करते। अगर बिना लोन के किसी ऐप ने किसी का डेटा चुरा लिया और उसको अगर उल्टे सीधे मैसेज करने स्टार्ट कर दिए, उसको उल्टे सीधे कॉल किए, या फिर किसी आपकी फोटोग्राफ्स का मिसयूज कर लिया, गलत तरीके से आपको क्या बोलते हैं, आपका सोशल मीडिया पे बदनाम करने की कोशिश करी गई, तो आप उस पर क्या करते हैं? लोन भूल जाइए। ये क्राइम है, क्राइम की तरह से देखिए। इसके पहले ऑनलाइन शिकायत यानी आपको पुलिस के पास जाकर करनी चाहिए। yes, 100%। ओके, आप साधारण तौर पे लेट देम गाइड यू केस में बेस्ट रिकोर्स क्या है। उनको अपना फोन जाकर के सारी चीजें दिखाइए। दे आर दीस गाइस आर एक्सपर्ट्स। वहां पे पता लगा लेते हैं कि किस आईपी से आया था डेटा। अगर आपको कोई ईमेल आया है तो वो ईमेल किस आईपी से आया था। आईपी कई बार स्टैटिक होते हैं, ये किस एड्रेस से निकला है, लोगों के घरों तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर तुरंत इसकी शिकायत आपको करनी चाहिए। ऑनलाइन एफआईआर कटाइए, सबसे आसान तरीका है। उसके तुरंत बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन जाइए, 100 नंबर पे कॉल करिए। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट वाली 2 चीजें चाहिए, जहां पे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए, वो ऑनलाइन कंप्लेंट करना है, दूसरा 100 नंबर पे डायल करके कंप्लेंट करना है। ठीक है, इससे ये कंप्लेंट दायर होते ही आपकी एक तरीके से कंप्लेंट दायर हो गई, आपका सोर्स स्टार्ट हो गया। वहां से अब आप जाकर के अपने लोकल थाने में उसके ऊपर कंफर्मेशन लीजिए। ठीक है। ये मेरी
एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, आपने कहा कि लोन को अलग कीजिए और जो गुंडागर्दी हो रही है अलग कीजिए, गुंडागर्दी की कंप्लेंट कीजिए, लेकिन लोन को कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि लोन ही वो हनी ट्रैप है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर फंसते हैं। तो जो एनबीएफसीज इस तरह की फिनटेक कंपनियों के साथ टाई अप करती है, उनकी भी तो कुछ जवाबदेही होगी। वो जो आपके जैसे एनबीएफसीज होंगी, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आपकी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, जो टाई अप कर रही है उनकी भी तो कुछ जवाबदेही होगी कि भाई उनका पैसा दिया जा रहा है इस तरह से और फिर लोगों पर इस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, हम लोग किसी भी तरीके की फिनटेक कंपनी के साथ जुड़े हुए नहीं है। हम अपने पास से ही ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। मैं यही कह रही हूँ कि आप नहीं है, आपकी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। आपने पहले भी कह दिया लोन को अलग कर दीजिए, लेकिन एनबीएफसी की कुछ तो जवाबदेही होगी। डन, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, उसका कारण अलग था। देखिए चक्कर क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं ना कि ये लोन लिया था और लोन वाले परेशान करते हैं, तो कहीं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक इम्प्लाइड चीज आ जाती है कि आपने इसके किसी व्यक्ति ने इसके पैसे नहीं चुकाए, इसलिए उसको ये फेस करना पड़ रहा है। मेरा कहना ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि पैसे लिए हैं उधार तो चुकाने होंगे, ये कंज्यूमर की जवाबदेही वहां पर है। नहीं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, था। मैं ये कह रहा था कि अगर कुछ एक्शंस होते हैं जो कि अपने आप में क्रिमिनल है, अब क्रिमिनल इन नेचर एक्शंस को ना आप क्रिमिनल इन नेचर एक्शंस की तरह ही देखिए। जब भी हम इसमें बोलेंगे कि तो ये आप लोन एनबीएफसीज को क्लीन चिट दे रहे हैं जो इस तरह के लोन दे रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ना ऐसी एनबीएफसीज पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना कि वो इस तरह से उनका ही नाम फाइनली तो उन्हीं के नाम पर लोन मिल रहा है। 100% होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको उस कंटेक्स्ट में बता दूं कि जब आप एफआईआर करवा रहे हैं, जब आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, आप 100% अगर किसी एनबीएफसी ने उसमें पार्टिसिपेट किया और एनबीएफसी ने लोन दिया और उस टाइम पे अगर जो भी रेपरकशंस हुए तो एनबीएफसी इज लायबल। दैट इज देयर। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि कहीं पे भी इसके ये करने का रीजन जस्टिफाई ना हो जाए, इसीलिए मैं ये कह रहा था लोन की बात मत करिए। लोन है एफआईआर में बताइए, जब आप कंप्लेन कर रहे हो उसमें बताइए, लेकिन आप अपने मन में ये चीज क्लियर रखिए कि अगर किसी व्यक्ति के साथ में ये हुआ है तो 4 दिन लोन का रिपेमेंट लेट हो गया, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसके परिवार वालों को फोन करके कुछ उल्टा सीधा बोले। मेरे कहने का मतलब है कहीं पे भी उसका कोई जस्टिफिकेशन कोई भी व्यक्ति ये ना नहीं निकालना चाहिए क्योंकि लोन का रिपेमेंट नहीं हुआ था, इसीलिए ये क्रिमिनल एक्ट हुआ। इसलिए मैं इसको कह रहा था कि क्रिमिनल एक्ट है, उसको ना क्रिमिनल प्रोसीजर में ही अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। जो लोन लेकर के लोन में जो गड़बड़ करी है एनबीएफसी, उसके लिए वो लायबल है, वो सेपरेट है। लेकिन इसका जस्टिफिकेशन कहीं पे भी इस तरीके से ना ढूंढ लिया जाए कि लोन रिपेमेंट नहीं किया जी इसीलिए इन्होंने रिकवरी करने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह के कॉल्स बिल्कुल ही गलत है, नहीं किए जाने चाहिए। अगर हो रहे हैं तो इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अब इस चर्चा को मैं यहाँ पर रैप अप करूँ उससे पहले वो क्या बात है जो आप एक कंज्यूमर को बोलना चाहेंगे जो इस तरह के डिजिटल लेंडिंग एप्स में जाते हैं लोन लेने के लिए, और इस तरह की जोर जबरदस्ती रुके, इसके लिए क्या किए जाने की जरूरत है? आरबीआई से लेकर के सेबी सबने हम सबको आगाह तो किया है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा, तो इस पर रोक कैसे लगेगी और कंज्यूमर को आप क्या एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? मैं कंज्यूमर्स को ना एक चीज बताना, मतलब कम्युनिकेट करना चाहूंगा कि अगर अपॉर्चुनिटी है कि देखिए कुछ ना, जो मैंने शुरुआत में कहा था, आदत जो बिगड़ जाती है, लोन ना एक ऐसी चीज होती है, एक जमाने में आज की तारीख में लोन आसानी से मिल जाते हैं, वरना फिर जिस समय आज से 20 साल पहले लोन ना आदमी बड़ी मजबूरी में लिया करते थे। आज की तारीख में लोन हैज बिकम के जैसे कि मतलब बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल दिस, और उसके बाद में और भी बिकॉज ऑफ दिस पेडे कंपनीज, लोन तो ऐसा हो गया है कि जैसे कि एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, अपना पैसा ले रहे हैं। अपना पैसा नहीं ले रहे आप, जब किसी से लोन ले रहे हैं आप ब्याज पे पैसा ले रहे हैं। क्रेडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हैबिट होनी चाहिए सब में। हर महीने, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में बार बार जो आदमी लोन लेता है ना, वो अपने लिए एक ऐसा गड्ढा खोद रहा है जिसमें उसकी जीवन भर कभी सेविंग नहीं होगी, कभी वो जीवन में अपने लिए कोई अपना शायद घर भी ना बना सके। ये हैबिट से लोगों को बाहर निकल। पहला तो वहां पे लोन लो, लेकिन जरूरत की चीज के लिए लो। बेमतलब के हर महीने के लोन मत लीजिए, ये आपकी हैबिट खराब कर रहे हैं। आपकी स्पेंडिंग जितनी क्षमता है उससे ज्यादा स्पेंड करवा रहे हैं और आपको एक डेट ट्रैप में फंसा रहे हैं फॉर द वेरी लॉन्ग रन। आपकी सेविंग नहीं होने वाली है, क्योंकि आसानी से मिल रहा है इसलिए लेना है। कोई भी हर ख्वाहिश को पूरा करना जरूरी नहीं है, राइट? अब आई गेटिंग यू ऑन दिस। यस,
ओके, बट प्रिसाइसली हर ख्वाहिश मत पूरी करिए, देयर इज अ हैबिट टू सेविंग। और अब ये First बताइए यहाँ कि पे क्यों नहीं रुक पा अगर रहे हम हैं? इतने ज्यादा सेबी, आरबीआई सभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इनसे दूर रहिए, फिर ये मैसेज क्यों नहीं पहुंच पा रहा? आपको लग रहा है कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि तो हैबिट खराब है तो हैबिट खराब तो अपनी आदतें सुधार के ही होती है। अपनी काम कर अपना अपना जीवन शैली लोगों को बदलनी होगी। लोन लेने की तो एक हैबिट पाल रखी है, जो कि लोन मतलब पैसा खर्च करने की ऐसी की आदत, ड्रग्स जैसी आदत लोगों ने बना रखी है कि ज्यादा करने लगे हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा पैसे खर्च रहे हैं। अब जिस आदमी की सैलरी 15,000 है, वो अपनी जेब में 20-25 हजार का फोन लेकर घूम रहे हैं, तो ये कोई उचित बात थोड़ी है। हैबिट्स अपनी सुधारनी पड़ेगी, लोगों को लॉन्ग रन में तभी फायदा होगा, और उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वरना आरबीआई इसको आकर के एनबीएफसी को हटा देगी, लेकिन उसके बाद 4 और आ जाएंगी किसी और टाइप की चीज, जो कि लोगों की कमजोरी का, बिहेवियर का फायदा उठाने के लिए हमेशा देयर आर थिंग्स। जब पैसे का मिसमैनेजमेंट में लोगों का फायदा उठाने के लिए देयर आर थिंग्स, और भी आती रहेंगी। सही मायने में लोगों ने अपनी आदतें ना खुद ही सुधारनी पड़ेंगी, कोई और उनके लिए नहीं सुधार सकता। उसका और कोई सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशन भी नहीं है। जरूरत थी ये लोन लो, अदरवाइज मत लो। और अगर आपके साथ में कुछ एब्यूज या इस टाइप की हर चीज हो रही है जहाँ पे आपका डेटा प्राइवेसी, तो डेटा पे तो आप ही ने अलाउ किया था ना। जिस आदमी ने मोबाइल ऐप से लोन लिया था, पेडे लोन लिया था, यस करके बोला था ना मेरे सारे कॉन्टैक्ट पढ़ लो, मेरी सारी फोटोज ले लो, मेरी सारी डिटेल ले लो। अब लेकिन अगर ये है उसके बाद भी ब्लंडर हुआ है, बेवकूफी करी है उसके बाद भी, जब उस पे आज अगर उनके साथ में वो नौबत आ रही है कि उनको अगर उसको लेकर के अब्यूज हो रहे हैं, हरासमेंट हो रहा है, तो आप आप शिकायत लोगों को कंप्लेंट करनी कीजिए। बिल्कुल, तो कुछ की वर्ड्स यहाँ पर तानिश ने कहा बहुत जरूरी, कमजोरी का फायदा उठा रहे, तो समझिए इस बात को। आपकी फाइनेंशियल हैबिट में जो कमजोर कड़ी है ना, कि अरे आसानी से लोन मिल रहा है ले लो, इसे बदलने की जरूरत है। आप जब इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, अभी तानिश ने समझाया, ऐप को डाउनलोड करते हो आप यस जो परमिशन दे देते हैं ना, आप खुद कह रहे हैं कि देखिए मेरे घर का दरवाजा खुला है, आप आइए, तो कोई आएगा ही ना। वो आ गया, अब उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इसको हासिल कर सकता है, क्योंकि आप हाँ कह रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल करके आप पर दबाव नहीं डाल सकता, समाज में आपके नाम को खराब करने की आपको धमकी नहीं दे सकता। इसकी शिकायत कीजिए। तो ये 3 बातें जो आपको, मुझे बतौर कंज्यूमर अपने लेवल पर करनी जरूरी है।